Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Divya and today I'm going to talk about all the documents that you would be requiring for your Canada visa application. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपने लोन लिया है, अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 12th के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स की आज हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको पहले तो चाहिए होगी अपनी 10th की मार्कशीट, फिर आपको चाहिए होगी अपनी 12th की मार्कशीट और फिर आपको चाहिए होगा अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप डायरेक्ट स्कूल के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो। इन केस आप कॉलेज के बाद अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, तो फिर आपको अपनी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी चाहिए होगी और अगर आपके ईयरली एग्जाम्स होते थे तो आपको ईयरली मार्कशीट लगानी है अपनी। इसके बाद आती है हमारी डिग्री। तो अगर आपके पास आपकी डिग्री है कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की तो आप डायरेक्टली वो लगा सकते हैं, और अगर आपको अभी तक अपनी डिग्री नहीं मिली है, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है या फिर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस लेटर है तो आपको वो वाले सर्टिफिकेट भी लगाने हैं अपने साथ में। इसके बाद आपको चाहिए होगा अपना आइल्स का TRF, उसके बाद आपको चाहिए होगा अपना ई-मेडिकल जो कि आपको मिल जाएगा जब आप मेडिकल करवा के आएंगे, तो आपको उस टाइम साथ में एक ई-मेडिकल भी देंगे जिसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। अब आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करके ही अपलोड करने हैं और आपको क्लैरिटी का बहुत ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, एक एक वर्ड क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लैरिटी पर डॉक्यूमेंट्स की तो आप जाके बाहर से भी स्कैन करवा के आ सकते हैं उनको। इसके बाद आपको अपना अटेम्प्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आपने अपने सारे ही एग्जाम्स एक ही सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट होगा जिस पर लिखा होगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करे हैं एग्जाम्स। और अगर आपका कोई बैकलॉग है तो आपको अपना एक बैकलॉग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जिसमें आपका लिखा होगा कि कब कब डेट पे आपने ये बैकलॉग्स क्लियर करे हैं। अगर आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप जाके अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी मांग सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको अपना पासपोर्ट का फ्रंट और बैक स्कैन करके लगाना है। उसके बाद आपको अपनी एक फ़ोटो भी लगानी है जिसके डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस ये हैं। इसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और आपने कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगाया है यूनिवर्सिटी में तो आपको वो वाले लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने वीज़ा फाइल में भी लगाने होंगे। और अगर आपने कंसोलिडेटेड ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करी थी अपने यूनिवर्सिटी के लिए तो आप कंसोलिडेटेड ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि मैंने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखा था और क्या एक बेसिक टेम्पलेट होता है जिसको फॉलो करके आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना चाहिए। इसके बाद है आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स। तो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको ID प्रूफ लगानी है अपने पेरेंट्स की। उसके बाद एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट बनाया जाता है, उसमें ये लिखा होता है कि आपके पेरेंट्स ही आपकी स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं और इन केस आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस नहीं निकाल पाए तो फिर वो लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके स्टे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसमें लिखा होता है स्पॉन्सरशिप एफिडेविट में कि वो लोग ही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं आपकी स्टडी और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। इसके बाद अगर आपके पेरेंट्स का कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट्स में 2 या 3 नाम है, आपको एक और एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जिसमें ये आप लिखेंगे कि आपके पेरेंट्स का कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाम ये है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और है, लेकिन ये एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं। तो ये एक और एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको और ये दोनों ही एफिडेविट नोटरी से स्टैम्प्ड भी होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। तो आपने जिस भी बैंक में अपना GIC अकाउंट बनाया होगा उन्होंने आपको एक GIC सर्टिफिकेट दिया होगा, आपको वो यहाँ पे लगाना है। उसके बाद अगर आपने लोन नहीं लिया है और आपके पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की 3 साल की ITR लगानी है। अगर स्पॉन्सर आपके सिर्फ फादर कर रहे हैं तो सिर्फ अपने फादर की ITR लगाइए, और अगर आपके पेरेंट्स दोनों, मम्मी और पापा दोनों स्पॉन्सर कर रहे हैं तो दोनों की ITR लगेगी यहाँ पे। इसके बाद हमारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो फ़ी रिसीट्स है हमें वो भी लगानी है। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट लगानी है लास्ट 4 मंथ्स की, और अगर आप अपनी खुद की बैंक स्टेटमेंट भी लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं लास्ट 4 मंथ्स की। इसके बाद एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है जो आपको आपके बैंक वाले बना के दे देंगे। इसमें आपका जो भी सेविंग्स होगा या कोई FD है अगर तो वो लिखी हुई आ जाती है, तो आपको अपने ये पेरेंट्स की लगानी है। और अगर आपके पास भी कुछ सेविंग्स है या FD है तो वो भी इसमें आ जाएगी। इसके बाद आपके लिक्विड फंड्स आते हैं। तो लिक्विड फंड्स में अगर कुछ स्टॉक्स हैं आपके पेरेंट्स के या जो भी FD वगैरह होती है वो आ जाएगी।
इसके बाद अगर कोई LIC पॉलिसी है तो वो भी यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा आप एक CA एवेल्युएशन रिपोर्ट या CA नेटवर्थ रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं, जिसमें आपके जो भी मूवेबल एसेट्स हैं सबकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बन जाती है। इसमें एक अलग से आप लैंड एवेल्युएशन रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी प्लॉट है या लैंड है या फिर कुछ भी घर वगैरह है तो एक आर्किटेक्ट उसका एवेल्युएशन रिपोर्ट बनाता है, जिसको CA एवेल्युएशन रिपोर्ट में ही इंक्लूड किया जाता है, और लिक्विड फंड्स को भी इंक्लूड उसमें ही हो जाता है सब कुछ, और एक रिपोर्ट बन जाती है कंसोलिडेटेड, जो कि एक ऑथराइज्ड CA ही बना पाता है। तो आप ये भी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप नॉन SDS में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको सबमिट करना। और अगर आप SDS में भी अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं प्रिकॉशन लेना अच्छे से तो आप फिर भी ये सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। मैंने SDS में ही अप्लाई किया था, लेकिन मैंने फिर भी CA एवेल्युएशन रिपोर्ट लगाई थी। अब मैंने आपको जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंट कंपल्सरी है, सारे ही ऑप्शनल है। लेकिन मुझे लगता है आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी इनमें से कम 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स तो लगाएं ही। ITR लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GIC सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली आपको लगाना ही है, और बैंक स्टेटमेंट भी लास्ट 4 मंथ की आप ज़रूर लगाइए। इसके अलावा अगर आपको और एसेट्स दिखाने हैं, CA एवेल्युएशन रिपोर्ट बनानी है तो वो भी बुक कर सकते हैं आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आपने लोन लिया है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो लोन के केस में आपको अपना डिसबर्समेंट लेटर लगाना है और सैंक्शन लेटर लगाना है। इसके अलावा जो भी मैंने आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बताए थे आप उनमें से भी कोई डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं एडिशनली। ये आपकी एप्लीकेशन को और थोड़ा बेनिफिट ही करेगा कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को वहाँ पे कनाडा में अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, स्टडीज़ में भी और लिविंग एक्सपेंसेस में भी। इसके बाद मैंने इन सबको स्कैन करा था एक ऐप से जिसका नाम है डॉक्यूमेंट स्कैनर। तो मैंने इन सबको घर पे ही स्कैन कर लिया था, क्योंकि मेरे को क्लियरली एक एक वर्ड दिखाई दे रहा था अच्छे से स्कैन्ड कॉपीज़ में। तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई स्कैन करने में घर पे। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी लाइटिंग में आपको स्कैन करना है। ट्राई कीजिए कि आपके चारों कॉर्नर्स डॉक्यूमेंट के विजिबल हों, और अगर आप ये चीज़ घर पे कर पा रहे हैं तो घर पे कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई भी डाउट है कि घर पे नहीं अच्छे से आ रहा है तो आप प्लीज़ बाहर से जाके स्कैन करवा सकते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अपना एक्सेप्टेंस लेटर भी चाहिए होगा, जो आपको अपनी कैनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिला होगा। तो यही है सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने होंगे अपनी स्टडी परमिट एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर ये सारे लगाएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल होगी काफ़ी अच्छी होगी। और इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको मेरा कंटेंट इन जनरल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।